सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल. सो विश यू आर वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन. सो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग हब, जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स, साइंस, टी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com. तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 7th ICSE मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, दैट इज सिंपल लीनियर इक्वेशन. नाम में ही ये सिंपल यानी सिंपल ही होने वाला है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है. सिंपल लीनियर इक्वेशन हम आज कवर करेंगे, जिसमें आज हम देख लेंगे 14th A एंड 14th B. सो जल्दी से रेडी हो जाओ, फटाफट से चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन में ये इक्वेशन क्या होता है. तो इक्वेशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है. क्या है? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट. इक्वेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है विच स्टेट्स दैट द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल. वो क्या बताता है कि भाई जो दो एक्सप्रेशन है ना वो बराबर है. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि आपके मम्मी पापा के अगर दो बच्चे हैं, वो आपको क्या बोलते हैं? हमेशा एक स्टेटमेंट देते हैं, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, बोलते हैं ना. तो यहां पर ये क्या कह रहा है? इक्वेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है. वो स्टेटमेंट क्या बताता है कि भाई जो दो एक्सप्रेशंस हैं वो बराबर है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, मैंने ले ली इक्वेशन, मैं बोल रही हूँ कि 3x - 7 जो है वो x - 2 के बराबर है. अब इक्वेशन में वेरिएबल आते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से? तो आप बोलोगे मैम x इज अ वेरिएबल, इधर भी x इज अ वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती है. तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो वेरी करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. सो व्हाट इज द कांस्टेंट है? या 7 इज द कांस्टेंट. If somebody ask कि भाई टर्म बता दो, इस वाले में कितनी टर्म है, तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से मैं रिवाइज करो क्या बताया था लास्ट क्लास में, जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा कि भाई जब हमारे पास वेरिएबल या कांस्टेंट सेपरेटेड होते हैं प्लस या माइनस से, तो उनको हम कंसीडर करते हैं टर्म. तो इस वाले इक्वेशन में एक टर्म दो टर्म, सिमिलरली एक टर्म दो टर्म, है ना. तो रिवाइज हो गया. अब ये क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं फॉर्म्स एन इक्वेशन. तो इन्होंने क्या फॉर्म कर दी? एक इक्वेशन फॉर्म कर दी. और इक्वेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इस चीज को बता दिया, क्लैरिफाई भी कर दिया, और एग्जाम्पल भी देख लिया कि आपकी मम्मी पापा के लिए अगर आप दो भाई बहन हो तो वो बराबर है. तीन भी है तो तीनों बच्चे बराबर है ना. वैसे यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं ना इक्वेशन में दो अगर आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, वो दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, जस्ट लाइक दैट. ओके, चलिए अब देखेंगे एक एग्जाम्पल पे जाने से पहले इमेजेस क्या आ रही है? क्यूट क्यूट बच्चों की आ रही है ना. आज चिल्ड्रंस डे भी है, जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ उस दिन चिल्ड्रंस डे है. तो यहाँ पर ये जो दो बच्चे हैं, इनमें से एक का नाम है अनय और इसका नाम है तन्वी. ओके, क्लियर? ठीक है. अनय की जो एज है वो ट्वाइस है तन्वी के. क्या कह दिया? मैं कह रही हूं कि अनय की जो एज है वो तन्वी की एज का ट्वाइस है. ये समझ रहे हैं एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो जाती है स्टेटमेंट से भी. तो अनय, अगर मैं मान लूं, मुझे नहीं पता दोनों की एज क्या है, लेकिन मुझे एक ये पता है कि मैं बोल रही हूँ अनय जो है ना वो ट्वाइस है तन्वी की एज का. तो अगर तन्वी की एज को अगर मैंने x मान लिया, तो अनय की एज क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ तन्वी की एज, यानी ट्वाइस ऑफ x. ठीक है, एक स्टेटमेंट हमें ये मिला कि भाई ऐसा हो रहा है. फिर मैंने बोला कि यार 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो अनय की एज है वो थ्राइस है तन्वी की एज की. अब क्या? 5 साल पहले, यानी 5 years एगो. अब 5 years एगो की अगर बात कहेंगे, तो अभी जो इनकी एज 2x और x है, इससे 5 कम करोगे, 5 साल पहले करोगे ना. अगर आपकी एज अभी 12 years है, मैं बोलूँ 5 साल पहले कितनी थी, तो क्या करोगे? माइनस करोगे 5, है ना. करोगे तभी तो मालूम पड़ेगा कितनी एज थी 5 साल पहले, है ना. तो सिमिलरली 5 years एगो जो अनय की एज होगी वो क्या होगी? 2x - 5.
और तन्वी की जो एज होगी वो भी 5 कम, यानी x माइनस 5। नाउ अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट कि मैं बोल रही हूँ कि 5 साल पहले अनय की जो एज थी क्या है अनय की एज 2x माइनस 5, दैट इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ तन्वी एज। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स है तन्वी की एज का, यानी मैं कह रही हूँ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ तन्वी एज, यानी ये 5 साल। ये क्या बन गया, दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, यानी इसने क्या फॉर्म कर दिया, इक्वेशन फॉर्म कर दिया। हुई बात क्लियर, हुई ना? तो देखो हमने स्टेटमेंट बोल बोल के कैसे हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पर भी आपने समझ लिया कि इक्वेशन का जो यूज़ है ना बहुत सारी जगह पर होता है। एक हमने अभी यूज़ दिया, किसी की भी अननोन एज निकालने के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो। बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में भी ये सारा कंसेप्ट यूज़ होगा। यहाँ पर हमने समझा कि भाई इक्वेशन कैसे फॉर्म हो जाती है स्टेटमेंट से, वो हमने देख लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब जब हम एग्जाम्पल पे मूव कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि मैं सॉल्व क्या कर रहे हैं। हमारे पास अगर इक्वेशन फॉर्म है तो हमें करना क्या है उस इक्वेशन के बाद, तो यहाँ पे लिखा है टू सॉल्व एन इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको वहां पर जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया क्या बोला मैंने बोला इक्वेशन क्या होती है वो समझ लिया, इक्वेशन बन रही है ये भी समझ लिया। अब इस इक्वेशन में करना क्या है, मतलब निकालना क्या है, तो निकालना क्या है जो वहां पर वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उन वेरिएबल की आपको वहां पर उसकी वैल्यू निकालनी है। जब आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे दैट मीन्स वो जो आपकी इक्वेशन है वो आपने पूरी सॉल्व कर ली। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कह रही हूँ इक्वेशन में ही कि x प्लस 2 जो है वो 6 के बराबर है, तो ये इक्वेशन फॉर्म है। जब दो एक्सप्रेशन बराबर होते हैं तो इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, तो आप बोलोगे मैम ये वाला जो x है ना ये वेरिएबल है, यही बोलोगे वेरिएबल है। यानी जब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम इस वेरिएबल की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बताओ x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। दो कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट में आप सारे अपने जो भी एडिशन सब्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हो। तो जब ये यहाँ पर प्लस 2 है तो जब ये यहाँ पर गया खुशी खुशी अपने फ्रेंड के पास गया तो ये प्लस का क्या होगा, उस राइट हैंड साइड पर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो क्या हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, हमने जो अभी तक पढ़ा बिल्कुल कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू निकाली। हमने बता दिया भाई कि जो ये वेरिएबल है ना ये 4 होगा, तब जाके 4 प्लस 2 करोगे ना तब वो इसके बराबर होगा, तभी तो दो एक्सप्रेशन बराबर होंगे। यानी LHS बराबर RHS कब होगा, जब इस वेरिएबल की वैल्यू 4 होगी। समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करेंगे इक्वेशन क्या होती है, कैसे सॉल्व कर, सब कुछ समझने के बाद अब हम बात करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसको आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोई भी इक्वेशन अनचेंज रहती है कब, जब पहला पॉइंट द सेम नंबर इज एडेड टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके उसके LHS और RHS में अगर सेम नंबर को ऐड कर रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या ऐड कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूं, अगर मैं बोल रही हूँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अगर आप प्रीवियस वाले पॉइंट पे जाओगे तो आप निकाल ही लोगे, x की वैल्यू निकालनी है भाई, x को इधर ये 5 को इधर ले जाओ प्लस करोगे 11 हो जाएगी, तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि अगर आपकी इक्वेशन कुछ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसमें सेम नंबर को ऐड करते हो, LHS तरफ ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, इन दोनों तरफ अगर आप सेम नंबर ऐड करोगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन आपकी सेम रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर आप यहाँ पर प्लस 5 दोनों में ऐड कर दूँ, मैं प्लस 5 ही क्यों कर रही हूँ ऐड, पहला पॉइंट तो ये क्योंकि अगर मैं यहाँ से इस 5 को इधर ले जाऊंगी तब इसकी वैल्यू आती है, यानी 6 प्लस 5 होगा तब वैल्यू आ रही है। तो क्यों ना मैं दोनों ही तरफ ऐड प्लस 5 कर दूँ, लिखती हूँ बाय एडिंग 5 on both the
साइड्स। अगर दोनों तरफ 5 ऐड किया है तो क्या इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा? यहाँ पर भी +5 है, यहाँ पर भी +5 है, वो +5 तो हट कैंसिल भी हो जाएंगे, तो यानी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x - 5 + 5 = 6 + 5। इक्वेशन रिमेन चेंज अगर हम दोनों तरफ सेम ऐड कर रहे हैं। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, दोनों कैंसिल हुए 0। ठीक है, x = क्या हो गया? एट द एंड ऑफ द डे में हमें इस वेरिएबल की ही वैल्यू निकालनी है और ये निकल कर आ गई आपकी 11। क्वेश्चन डन। मतलब कि क्वेश्चन तो नहीं कहोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का पहला पॉइंट डन। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट। हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसमें क्या बोल रहा है कि इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे बोथ द साइड्स। जैसे कि हमने ऐड के लिए बोला था कि अगर आप सेम नंबर को ऐड करोगे बोथ द साइड और इक्वेशन विल रिमेन द सेम। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो इक्वेशन रिमेन सेम। कैसे देखते हैं? एग्जाम्पल ले रहे हैं, x + 5 = 6। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करूंगी तो ये -5 इधर हो जाता, इधर आके, तो आपका आंसर आता 1। तो जब मुझे -5 ही करना है तो क्यों ना मैं इसको, नहीं मेरा मन नहीं है मैं इसको शिफ्ट करूं, मेरा मन है कि अब मैं ना सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ 5 को बोथ द साइड। तो मैं क्या लिख रही हूं? बाय सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ द साइड्स। अच्छा, सबकी दिवाली कैसी रही? मस्त रही। दिवाली मतलब मजे की, मिठाइयाँ खाई, सूप फटाके फोड़े और सेफ भी रहे। तो अब जब दिवाली हो गई तो थोड़ा सा मैथ्स पे भी ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि जब शॉपिंग करने भी गए होगे ना क्रैकर्स की, तो वहां पर भी आपकी मैथ्स ना बहुत काम हुई होगी कैलकुलेशन करने में, है ना। तो यहाँ पर अब हम वापस आते हैं, जो लोग अभी थोड़ा उस जोन में हैं तो प्लीज वापस आ जाओ। तो यहाँ पर क्या x + 5 = 6 था, तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप -5 कर रहे हो बोथ द साइड्स। तो क्या होगा? x + 5 - 5, यहाँ पर हुआ 6 - 5। ये 5 में से 5 गया, बच्चा क्या बेचारा x, जो कि क्या है हमारा वेरिएबल। 6 में से 5 गया 1, तो आपका आंसर क्या आया? 1। अगर आप नॉर्मली भी सॉल्व करते तो क्या आता? 1। तो वैसे भी 1, ऐसे भी 1, और इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऐसे सॉल्व करो। ठीक, चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। वही लिखा है, द सेम नंबर इज मल्टीप्लाई टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन विल रिमेन, ध्यान दो, अनचेंज्ड। यानी अगर आपके पास इक्वेशन है कुछ इस तरीके की कि x/2 = 3। अब यहाँ पर ये पता है कि अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 6। तो क्यों ना मैं 2 को इधर घुमाने से अच्छा है कि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या होगा? x/2 × 2 3 × 2। तो यहाँ से ये x और x गया, तो हमारा इक्वेशन को सॉल्व क्यों करते हैं? वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 6 आ गई। क्लियर हो गया ये वाली बात भी? जिसको क्लियर होता जा रहा है ना, तो प्लीज जितनी भी अभी एग्जांपल्स आएंगे जो आपकी नोटबुक में भी, उनको सॉल्व करते जाओ। देखेंगे मैं पहले वहां तक पहुंच रही हूँ कि आप पहले पहुंच चुके हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे सेंड कर देना learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बोल रहे हैं कि इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड इफ the each side of the equation is divided by the same non-zero number। अब जीरो से तो डिवाइड कर नहीं सकते ना, कर सकते हैं कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि x/0, तो ये तो हमारा अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो इसीलिए क्या बोला है, क्या बोला? इसीलिए नॉन जीरो नंबर, यानी जीरो छोड़ के कोई भी नंबर से अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करते हो तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि 4x = 12, मुझे पता है कि नॉर्मली सॉल्व करूंगी तो x = क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आकर डिवाइड में, यानी 4 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर क्यों ना मैं दोनों तरफ पहले ही 4 से डिवाइड कर दूं। तो क्या लिख रही हूं? बाय डिवाइडिंग बाय 4 ऑन
both the sides. So it will comes out 4x upon 4 is equal to 12 upon 4. तो आपको क्या आंसर देगा? ये 4 से 4 गया, ये बचा आपके पास 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 3, यानी इक्वेशन क्या हो गई? सॉल्व। बढ़ो अब नेक्स्ट। वो भी पढ़ा उसके बेस पर एक एग्जाम्पल में क्या बोला है? सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब इक्वेशन को सॉल्व करना यानी निकालना क्या है? वेरिएबल की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड है, सबको पता है वो दोनों मेथड क्या है। एक तो नॉर्मल मेथड, क्या था भाई कि यहाँ पर अगर वेरिएबल x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 तो x इक्वल टू क्या हो गया? अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊंगी तो ये प्लस 3 है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? -3। योर आंसर क्या होगा? इसके बाद 9 में से 3 क्या बचता है? 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। ठीक है। अब जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, अगर मैं उनमें से कोई एक पॉइंट यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये देख के मालूम पड़ रहा है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो यानी ये जो 3 है ना, यहाँ पर आके ये माइनस में जाएगा। मेरा मन नहीं है इसको मैं माइनस का इधर लेके जाऊँ, मैं क्या करती हूँ इसकी जगह पर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 3 को बोथ द साइड्स। तो इक्वेशन क्या रहेगी? कोई अंतर पड़ेगा? नहीं, अभी तो पढ़ा। तो क्या आप लिखोगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या होगा? x प्लस 3 माइनस 3 9 माइनस 3 हो गया। तो ये यहाँ पर कैंसिल, यानी x प्लस 0 होगा। x प्लस 0 इज x इज इक्वल टू 6। तो ये से भी आपने क्या निकाल लिया? अपनी वेरिएबल की वैल्यू निकाली। जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू आई, क्वेश्चन डन हो गया। तो चलिए बात करेंगे अब एक नए टर्म की, जिसमें क्या लिखा है? कॉन्टेक्सचुअल प्रॉब्लम। अब ये क्या है? ये क्या होता है कि जब आपकी इक्वेशन हैविंग 2 ऑपरेशन, एक ही इक्वेशन में अगर आपके 2 ऑपरेशंस यूज हुए, जिसमें फाइनल जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड कर रहा है प्रीसीडिंग ऑपरेशन और यू कैन से सेकंड ऑपरेशन, देन योर प्रॉब्लम इज सेड टू बी कॉन्टेक्सचुअल प्रॉब्लम। क्या बोला कि मानो एक इक्वेशन है जस्ट लाइक 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ पर अब जो वेरिएबल है ना वो 3 टाइम्स हो रहा है, तो है ना। तो इस ऐसी इक्वेशन में अगर आपके 2 ऑपरेशन लग रहे हैं एक ही इक्वेशन में, और आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो जस्ट उसके पहले जो ऑपरेशन है उस पर डिपेंड करता है, यानी सेकेंड ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, तब आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टेक्सचुअल प्रॉब्लम बोलते हैं, या फिर इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्सचुअल इक्वेशन बोलेंगे। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े उनमें से एक मैं लगाती हूँ, क्या कि भाई ये +4 है, यहाँ पर आके ये -4 होगा, तो मैं पहले ही -4 कर देती हूँ दोनों तरफ। तो क्या लिखूंगी? पहला फर्स्ट ऑपरेशन क्या लग रहा है? बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 on both the sides। तो क्या होगा? 3x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 4। तो 3x ये तो कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? 12। अब जैसे ही 3x इज इक्वल टू 12 हुआ, यहाँ से मुझे थर्ड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा है। वो क्या था कि अगर हम थर्ड या फोर्थ पॉइंट था ना इंपॉर्टेंट में, कि अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारी वो दोनों तरफ, तो हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है? 3x इज इक्वल टू 2। इसको 2 तरीके से कर सकती हूँ, या तो मैं x इज इक्वल टू 12/3 कर दूँ तब भी, या फिर मैं सेकेंड ऑपरेशन में अगर ऐसे लिख दूँ स्टेटमेंट की बाय डिवाइडिंग बाय 3 ऑन द बोथ साइड्स, 3 से ही डिवाइड करूं ताकि ये x बचेगा। बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या होगा? 3x/3 इज इक्वल टू
12/3। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर आ गया। और इस वाली इक्वेशन में हमारे दो ऑपरेशन यूज हुए, सब्ट्रैक्टिंग वाला और डिवाइड वाला, और इसमें जो फाइनल सॉल्यूशन है वो इस वाले ऑपरेशन पर डिपेंड कर रहा है, यानी प्रीसीडिंग ऑपरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो क्या कहलाएगी, कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम कहलाएगी, और इक्वेशन को भी आप कह सकते हो कॉन्टेक्चुअल इक्वेशन। क्लियर हो गया क्या था इसका मतलब, समझ में आ गया। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे एग्जांपल की, जो बेस्ड ऑन जो भी हमने अभी पढ़ा है उसके ऊपर। तो यहाँ पर लिखा है सॉल्व 2x + 5 = 11। सेकंड है x/3 - 8 = 10। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये कैसी इक्वेशन है, कैसी प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम है कि नहीं। तो अगर मैं इस वाले को फर्स्ट को लिखूँ पहले, तो 2x + 5 = 11। ऐसा तो भी हमने एग्जाम्पल भी किया ना, तो क्यों ना आप इसको होमवर्क में अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सेकंड की। तो सेकंड में क्या है, x/3 - 8 = 10। अब मुझे दिख रहा है इक्वेशन में कि अगर मैं इस 8 को यहाँ ले गई तो +8 होगा, मैं नहीं ले जा रही। अब मैं पहला ऑपरेशन लगाती हूँ बाय एडिंग 8 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा बताओ जल्दी से। तो क्या होगा, x/3 - 8 + 8, यहाँ पर भी +8। तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, x/3 बचा = 18 बचा। अब सेकेंड ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो 3 है ना, ये कुछ नहीं, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं दोनों ही तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो क्या लिखूंगी, by multiplying the equation by 3 on both sides। तो क्या हुआ, x/3 × 3 = 18/3। 18 × 3 ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, क्या x = क्या आ जाएगा बच्चों, 54। तो क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व, है ना। और यहाँ से क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन यूज हुए, साथ ही में जो फाइनल आंसर है वो उसके प्रीसीडिंग ऑपरेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये कौन सी हो गई प्रॉब्लम, कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम हो चुकी। ठीक है, कर लिया हमने सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड पे, जिसको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि इसको हम इस इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो था डायरेक्ट मेथड और एक था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का यूज करके सॉल्व किया था। तो यहाँ पर लिखा है शॉर्टकट मेथड में कि सॉल्विंग एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिंग द टर्म। अब ये क्या है ना। तो पहला क्या है, अगर किसी इक्वेशन में अगर आप पॉजिटिव टर्म को ट्रांसपोज करते हो, या फिर क्या कहते हैं ट्रांसपोज मतलब टेकन, क्या होता है उसका मतलब, टेकन करते हो एक साइड से दूसरी साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, द साइन क्या हो जाता है, रिवर्स्ड, इट बिकम्स नेगेटिव। एग्जाम्पल ले लो, समझ में तुरंत आ जाएगा। x + 3 = 6। क्या बोल रहे हैं, अगर आप किसी इक्वेशन है, अगर आप उस इक्वेशन में किसी पॉजिटिव टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हो तो उसका साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर किसको ले जाने से हमारा आंसर हो जाएगा, इस +3 को अगर मैं यहाँ ले गई तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे एट द एंड ऑफ द डे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, ट्रांसपोजिंग +3 फ्रॉम LHS टू RHS में ले जा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, x = ये प्लस है तो यहाँ पर आके माइनस, तो x = 3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व। ये हमने डायरेक्टली किया इन स्पाइट ऑफ डूइंग बाय सब्ट्रैक्टिंग -3 बोथ द साइड्स। ऐसे करने की जगह पर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड शॉर्टकट मेथड का सेकंड पॉइंट, अगर किसी इक्वेशन में अगर आप कोई नेगेटिव टर्म को ट्रांसपोज कराते हो, टेकन करते हो फ्रॉम एक साइड से दूसरी तरफ, तो नेगेटिव का भी साइन रिवर्स्ड हो जाएगा और इट विल बिकम पॉजिटिव। एग्जांपल ले लो, x - 3 = 6। अगर नॉर्मल मेथड क्या करते, बाय एडिंग +3 ऑन बोथ द साइड्स। उससे बढ़िया है कि अगर ये -3 को इधर चला जाए तो सॉल्व हो गया। तो आप क्या लिखोगे, ट्रांसपोजिंग
-3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 तो है ही, ये इधर आया तो ये +3 हुआ, यानी आंसर क्या आ गया 9। आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या आई 9, यानी क्वेश्चन क्या हुआ सॉल्व। तो चलिए बात करेंगे थर्ड की। थर्ड में क्या है कि इन एन इक्वेशन इफ अ टर्म in multiplication is transposed to the other side। अगर कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में अगर वो ट्रांसपोज हो रही है अदर साइड तो वो क्या हो जाएगी, उसका जो क्या हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होके मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है डिवीजन, तो मल्टीप्लीकेशन की जगह पे क्या हो जाएगा डिवीजन, जस्ट लाइक 3x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये जो 3 और x है वो आपस में मल्टीप्लीकेशन में, अगर मैं इस 3 को यहाँ ले गई तो ट्रांसपोज्ड होगा एक जगह से दूसरी जगह पर, तो मैं क्या लिखूंगी ट्रांसपोज्ड मल्टीप्लीकेशन 3 टू अदर साइड। तो क्या हो जाएगा वो अब डिवाइड में हो जाएगा, तो 12/3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। क्लियर? क्या है कि अगर कोई भी टर्म डिवाइड में है एक तरफ और आप उसको ट्रांसपोज कर रहे हो अदर साइड तो इट विल आल्सो गेट रिवर्स्ड, और वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन। पढ़ लो, इन एन इक्वेशन इफ अ टर्म इज इन डिवीजन इट इज ट्रांसपोज टू द अदर साइड एंड इट विल बिकम मल्टीप्लीकेशन। जैसे x/3 इज इक्वल टू 6। अभी ये जो 3 है ये डिवाइड में है, इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या बन जाएगा 6, इस तरफ डिवाइड में, इस तरफ क्या बन गया मल्टीप्लीकेशन, तो इट विल कम्स आउट 18। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो बच्चों फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 14A पर। 14A का जो पहला क्वेश्चन, इसमें पहले ही क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको जितने पार्ट्स करा सकती हूँ उतने करा दूँ। जितने भी लेफ्ट ओवर पार्ट्स होंगे दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन है x+5 इज इक्वल टू 10। अब देखो इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड तो आपको पता ही है कैसे, कि भाई एक तो आपका जो एक ऑथेंटिक वे है भाई क्या कि यहाँ पे +5 है, यहाँ पर आके माइनस होगा तो उसको नहीं लेके जाओ। आप क्या करोगे सबट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन x+5 -5 इज इक्वल टू 10 - 5, इट विल कम्स आउट x इक्वल टू 5। एक तो ये मेथड है, मैं सिर्फ एक पार्ट में आपको दोनों मेथड रिवाइज करा रही हूँ सो दैट आपको जो ठीक लगता है वो करो। फिर भी कोई पार्ट्स में अगर आपको डाउट आता है तो देन यू कैन आस्क मी ऑन द learnerhub.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करोगे अब आप, एक तो ये हो गया और एक क्या होता है आपका शॉर्टकट मेथड, जिसमें आपको क्या करना है इस +5 को ट्रांसपोज करना है एक साइड से दूसरी साइड, इस साइड से इस साइड। क्यों? क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द इस प्रॉब्लम कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है जब हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा x+5 इज इक्वल टू 10, आप क्या लिखोगे ट्रांसपोज +5 कर रहे हो, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हो, तो यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज हो गया नेगेटिव, और तब भी आपका आंसर क्या आया 5। आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे आप उससे अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब इस 8 की बात करें, अब मैं शॉर्टकट मेथड ही करूंगी जितने हमने 4 पढ़े ना वैसे। 2x इज इक्वल टू 0। अब जब भी कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में होती है तो वो दूसरी तरफ हम लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में हो जाती है। तो ये 2x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू क्या हो गया 0/2। 0/2 इज व्हाट, 0 किसी से भी डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 0, तो यानी x की वैल्यू क्या आई 0। सिमिलरली अगर 9th की बात करें तो x/9 इज इक्वल टू 2, यानी इधर पर जो ये 9 है वो डिवीजन में है। जो आप इसको ट्रांसपोज करोगे इस साइड से इस साइड तो ये क्या बनेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो x इक्वल टू क्या हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 × 9 दैट गिव्स यू रिजल्ट 18।
अब आप फिर से बात करते हैं हम 11th की। 11th में क्या है, 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 38। नाउ शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो डायरेक्टली। पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, नो, पहले इस -2 को हम ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, यानी -2 है तो उधर आके +2 हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू 38 + 2। ठीक है, तो क्या हुआ, 8x इज इक्वल टू 40। तो पहला ऑपरेशन ये लगा, तो सेकेंड ऑपरेशन क्या लगेगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है 8, तो 8 को जब आप ट्रांसपोज करोगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी x इज इक्वल टू 40/8, तो इट विल गिव्स यू रिजल्ट 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। यहाँ पर ये देख के मालूम पड़ा जो फाइनल सॉल्यूशन है दैट इज डिपेंड्स ऑन द प्रीसीडिंग सॉल्यूशन, है ना, पहले जो हमने ऑपरेशन किया उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपकी इक्वेशन है, ये वाली जो प्रॉब्लम है दैट इज नोन एज कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम बात करेंगे 19th की। तो बच्चों 19 में क्या है कि 4 इज इक्वल टू x माइनस 2.5। ठीक है, अब यहां से मैं अगर बोलूं कि x की मुझे वैल्यू निकालनी है तो इस तरफ जो -2.5 है इसको मैं ट्रांसपोज कर देती हूं, इस तरफ ट्रांसपोज करूंगी -2.5 को, तो इट विल बिकम पॉजिटिव हेयर। तो 4x + 2.5 इज इक्वल टू x। जब हम एक डेसिमल और एक नॉर्मल नंबर को ऐड करते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लगा के ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 6.5। सॉल्व हो गया 19th भी। अब बात करेंगे 20 की। तो 20 में क्या है, y + 5 इज इक्वल टू, एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन, पहले आप किसको सॉल्व करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो 8 4 जा कितना होता है, 32, 32 + 1 गिव्स यू 33/4। ओके, अब क्या करो, आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से +5 को हटाना, यानी इसको ट्रांसपोज कर दो इस तरफ, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस, तो 33/4 - 5। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 4, डिनोमिनेटर में इधर 1, तो 4 ही आएगा, तो 4, 33, 1 4 जा 4, 4 5 जा 20, तो इट विल गिव्स यू रिजल्ट 13/4। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, कैसे, 4 3 जा 12, बचेगा एक रिमाइंडर 1। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो हमने इसके 20 जो हमने पास अभी डिस्कस किए, 20 तो नहीं किए, 1 8 9 11 19 20 वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी बाकी लेफ्ट ओवर पार्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अभी हम थोड़े से पार्ट्स इसमें रिमेनिंग और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए देखेंगे, अभी हमने 2-3 पार्ट्स और ले लिए हैं, 22 31 32। तो 22 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें किसको ट्रांसपोज करना होगा, 0.02 को हम प्लस वाले को ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, तो इट विल कम्स नेगेटिव। तो p इज इक्वल टू 0.08 माइनस 0.02। नाउ सब्ट्रैक्ट 0.06, तो आपका आंसर आ गया 22 का। अब बात करेंगे 31 की। तो 31 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर है इक्वेशन 2b माइनस 14 इज इक्वल टू 8। पहले मुझे इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा जिससे मेरे पास सिर्फ 2b बचे, क्योंकि मुझे एंड में वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो ये -14 को जब मैं ट्रांसपोज करूंगी इस तरफ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू 8 + 14 दैट गिव्स यू 22। अब मेरे पास इक्वेशन बची 2b इज इक्वल टू 22। अब फिर से दूसरा ऑपरेशन क्या लगेगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो ये यहाँ पर दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो सेकेंड ऑपरेशन डिवाइड, आंसर आया 11। तो ये और ये इक्वेशन कैसी हो गई, ये प्रॉब्लम कैसी हो गई, कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम हो गई। तो यानी हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू 32 पार्ट। 32 इज योर होमवर्क एंड प्लीज सेंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन टू द learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में प्लीज भेजा करो। जो मैं होमवर्क देती हूँ तो मुझे पता चले कि आप कितने लोग सिंसियरली पढ़ रहे हो, कितने लोग अच्छे से देख रहे हो। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, मैं होमवर्क दे रही हूँ तो आई विल ऑल्सो हेल्प यू। अगर आपने भेजा तो मैं जब भी उसको
उसको देखूंगी मैं, जो उसके नेक्स्ट क्लास जब लूंगी मैं आपका नाम जरूर लूंगी। क्लियर? तो चलिए बात क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि सॉल्विंग एन इक्वेशन विद द वेरिएबल ऑन द बोथ द साइड्स। क्या सीखने वाले हैं कि मान लो अगर इक्वेशन में दोनों ही तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ अगर वेरिएबल मौजूद है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए लिखा है ट्रांसपोज द टर्म। ट्रांसपोज तो करना ही है, कंटेनिंग द वेरिएबल टू वन साइड। जो भी वेरिएबल वाले टर्म है उनको आप एक तरफ कर दो, कांस्टेंट वाले जो टर्म है उनको आप एक तरफ कर दो, फिर सॉल्व कर लो। दैट्स द मेथड टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पर वैसे एक इक्वेशन लिख दी है 8x - 3 इज इक्वल टू 5x + 9। क्या यहाँ पर दोनों ही तरफ वेरिएबल मौजूद है? बिल्कुल है, x इज अ वेरिएबल, दोनों तरफ है। तो अब आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है कि आपको ट्रांसपोज करना है वेरिएबल वाले पार्ट एक तरफ, कांस्टेंट वाले पार्ट एक तरफ। तो वेरिएबल वाला क्या है, पॉजिटिव 5x। तो आप क्या लिखोगे, ट्रांसपोजिंग plus 5x from right hand side to left hand side। साथ ही में आपको यहां पर जो ये कांस्टेंट अवेलेबल है इसको आप ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड पर, यानी -3 को ट्रांसपोज करोगे। एंड ट्रांसपोजिंग -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। बस अब आपको जो बचेगा उसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ। तो 8x ये प्लस का है, इधर माइनस का, ये माइनस का है तो इधर प्लस का। ये क्या बचा, 8x में से 5x गया, क्या रिमेनिंग बचा आपके पास, 5 + 3 8 है ना। तो 3x इज इक्वल टू 9 + 3 कितना हो गया, 12। नाउ अप्लाई द सेकेंड ऑपरेशन। अगर एक यहाँ पर जो 3 है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको आप दूसरे तरफ लेके जाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12/3, दैट गिव्स यू रिजल्ट 4। तो ये भी एक कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि आपके दोनों ही तरफ वेरिएबल अवेलेबल थे, तो उस केस में आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर हो गया इतना प्रोसेस? ठीक है, चलो। तो बच्चों फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 14B पर। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ही क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल है, जिसमें से हम कुछ पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है सॉल्व। पहले हमने 4th पार्ट लिया है, 6 इज इक्वल टू 7 + 2p - 5। इसको सॉल्व करने हमें क्या दिख रहा है कि भाई एक ही वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, तो हमें इस कांस्टेंट को एक तरफ लेकर आना है। यानी अगर मैं 7 को +7 को यहाँ ट्रांसपोज कर दूं, इस -5 को यहाँ ट्रांसपोज कर दूं, तो मैं क्या लिखूंगी इसमें, ट्रांसपोज +7 and -5 टू अदर साइड। तो क्या होगा, 6 + 7 है तो -7 + 5 इज इक्वल टू 2p बचा। अब पहले क्या करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे पॉजिटिव टर्म। तो 6 + 5 11, तो क्या आ गया 11 - 7 इज इक्वल टू 2p। अब 11 में से 7 गया, कितना बचा 4, तो 4 इज इक्वल टू 2p। अब आप क्या करोगे, सेकंड ट्रांसपोज करोगे इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है उसको आप इस तरफ लेके गए तो ये डिवाइड में होगा, यानी सेकंड ऑपरेशन लग रहा है। तो 4/2 इज इक्वल टू p, दैट गिव्स यू आंसर 2। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आई, 2। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहाँ पर 8th की। 8 में क्या है, 24 इज इक्वल टू y + 2y + 3 + 4y। तो कितने वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है, y है ना। तो ये सारी टर्म ही वेरिएबल है। जब वेरिएबल आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में किसी कांस्टेंट के साथ रहता है तो देन द होल टर्म विल बिकम वेरिएबल। ओके, तो ये पूरा वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और ये भी। तो वेरिएबल को एक तरफ रहने दो, कांस्टेंट को एक तरफ करो, यानी +3 को ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज +3 टू अदर साइड, यानी 24 - 3 इज इक्वल टू y + 2y + 4y। सो अब 24 में से 3 गया, क्या बचा 21, 2y + y 3y, 3y + 4y 7y। अब यहाँ पर सेकेंड ऑपरेशन क्या लगेगा, ये 7 जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो इस तरफ ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी 21/7 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू, योर आंसर इज 3। इक्वेशन सॉल्व बिकॉज वेरिएबल का रिजल्ट आ गया। अब बात करेंगे 12th की।
तो 12th में क्या दिख रहा है आपको, 0.4x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.3x प्लस 0.6। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें क्या है, दोनों ही तरफ वेरिएबल अवेलेबल है, 0.4x एंड 0.3x एंड कांस्टेंट भी है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी रूल, कि जब ऐसा इक्वेशन हो, जब दोनों तरफ वेरिएबल हो, तो वेरिएबल को एक तरफ कर दो, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। यानी हमें ट्रांसपोज करना है 0.3x को इस तरफ एंड इस माइनस 1.2 को इस तरफ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज प्लस 0.3x एंड माइनस 1.2 टू अदर साइड। जब भी वो अदर साइड जाएंगे तो उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो 0.4x माइनस 0.3x हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव था तो नेगेटिव, एंड 0.6 प्लस 1.2 हो गया। अब 0.4x में से 0.3x गया तो x तो रहेगा ही, 0.4 में से 0.3 गया, 0.1 बचेगा। यहाँ पर इक्वल टू ऐड करोगे तो 6 और 2 8, 1.8। ठीक है। अब सेकेंड ऑपरेशन क्या लगेगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में हो गया। ठीक है। इसका अगर आपने डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाया तो न्यूमरेटर में 1 के बाद एक 0, जितनी टर्म होती है डेसिमल पॉइंट के बाद उतने 0 आ जाते हैं, तो 1 0। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल, यानी आंसर क्या आ गया, 18। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 18, यानी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। तो चलिए बात करेंगे हम 14th की। तो 14th में आपको क्या दिख रहा है, 9, फिर ब्रैकेट में है a प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो हमें इसको अप्रोच करना है। तो पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि क्यों ना इस प्लस 2 को मैं इधर ले जाऊं, है ना। फिर बाकी तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं लिखूंगी क्या, ट्रांसपोज प्लस 2 ऑन अदर साइड। तो क्या बच गया, 9a प्लस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस 2। तो 9a प्लस 5 गिव्स यू यहाँ पर 9, है ना, यही मिला। ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि 9 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्यों ना मैं 9 को इधर ही कर दूं, तो इस तरफ लेके जाऊंगी तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो a प्लस 5 इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। तो ये क्या बन गया, 1। अब मुझे क्या दिख रहा है कि इस प्लस 5 को अगर मैं इधर ले गई तो मेरा आंसर, क्वेश्चन वेरिएबल आ जाए, तो मेरा क्या आ जाएगा, वेरिएबल का आंसर। तो क्या लिखूंगी, ट्रांसपोज प्लस 5। तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1 माइनस 5 दैट गिव्स यू -4। तो आंसर आ गया ए का क्या, -4। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलिए अब बात करेंगे हम 18th की। और 18th में क्या दिख रहा है कि भाई एक बाइनोमियल दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू द 2x स्क्वायर। अब बाइनोमियल का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करते हैं कि पहले वाले बाइनोमियल की हर एक टर्म का मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले बाइनोमियल के हर एक टर्म से। तो इसका इससे, इसका इससे, पहले आप एक इक्वेशन फॉर्म कर लो। फॉर्म करते हैं तो क्या हो गया, x का मल्टीप्लाई 2x से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई x से, फिर -4 का मल्टीप्लाई 2x से, दैट गिव्स यू -8x, फिर -4 का मल्टीप्लाई 3 से, तो दैट गिव्स यू -12, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब मुझे क्या दिख रहा है कि क्यों ना मैं यहाँ पर अब इसको पहले पूरी इक्वेशन बना लूँ। तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा नेगेटिव का, बिकॉज 8 बड़ा है। तो -5x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसका क्या करूँ मैं, क्यों ना इस x स्क्वायर और यहाँ पर जो x स्क्वायर है यानी ये लाइक टर्म्स है, इनको एक तरफ कर लूँ। तो ट्रांसपोज क्या करूँगी, पॉजिटिव 2x स्क्वायर टू द अदर साइड। तो बचा क्या, -5x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दैट गिव्स यू 0। अब क्या बचा मेरे पास, -5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। अब मैं क्यों ना इस -12 को इधर ले जाऊं, ट्रांसपोज कर दूं। तो क्या होगा, -5x इज इक्वल टू -12 को इधर ले गई हूं तो प्लस का 12। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर ही -5 मल्टीप्लाई में है तो 12 अपॉन -5। आंसर क्या आ गया, -12 अपॉन 5, यानी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। के लिए मैंने छोड़ा है ये 20 वाला पार्ट।
इस 20 वाले पार्ट को आप अप्रोच कैसे करोगे? पहले तो इस मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से कर दोगे हर एक टर्म से, फिर जो बचेगा उसमें लाइक टर्म्स एक तरफ कर देना, फिर उसको सॉल्व करना, फिर ट्रांसपोज करना जो भी रिक्वायरमेंट हो, और इसको सॉल्व करके यू कैन सेंड मी योर आंसर ऑन द learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। प्लीज़ जो होमवर्क देती हूँ प्लीज़ उसको अटेम्प्ट किया करो, सो दैट आपको भी समझ में आए कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो आपसे हो रहा है, और मुझे भी समझ में आए जो मैंने पढ़ाया वो आपसे समझ में आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आज की जो क्लास है वो आपने खूब अच्छे से ली है। अब जैसा कि आप जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलेगा मैथ्स एंड एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।